हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासोनॉमिक्स के ऊपर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके दोनों ही सिलेबस में आ रहा है। अगर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चैप्टर इंक्लूड है हमारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर। और साथ ही क्लास 12 के जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसमें तो ये मेनली चैप्टर बहुत बड़ा पोर्शन कवर करने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो साउथर्न पार्ट है, जिसमें हमारा भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश आते हैं, उनको हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में बनेगी क्योंकि चैप्टर लेंथी है और हमको डीपली इसको समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि दक्षिण एशिया, जो समकालीन दक्षिण एशिया है, वो मेनली हम किस पार्ट को कह रहे हैं। जैसे आपको सामने चित्र में दिख रहा है कि हमारा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक छोटा सा देश जो कि आपको नीचे यहाँ नजर आ रहा है, मालदीव्स, इसके अंदर शामिल है। मुख्यतः हम लोग इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स को इंक्लूड करते हैं। हम अफगानिस्तान को इतना मेनली इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये भी दक्षिण एशिया का हमारा पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर इसी पार्ट की कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से हम इस पार्ट की, जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह सब शामिल हैं, इनकी राजनीतिक स्थितियों को पढ़ने वाले हैं और इस पूरी जोग्राफिक लोकेशन को समझने वाले हैं कि किस प्रकार ये खास है और किस तरीके से ये काम करती है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण एशिया में जो ये पूरे देश शामिल हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो एक पूरे पार्ट की तरह हम लोग समझने वाले हैं। भौगोलिक और राजनीतिक दोनों विशेषताओं को हम समझेंगे। मुख्य रूप से भौगोलिक विशेषता क्या है कि ये जो हमारा पार्ट है दक्षिण एशिया का, ये अनोखी चीज़ों से भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि भारत की अगर आप नॉर्थ के बात करें, अगर उत्तर की ओर बात करें, तो आपको दिखाई देता है हिमालय श्रृंखला। तो दक्षिण एशिया के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पार्ट में हिमालय की एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है, जो प्रकृति के अंदर एक अनूठा उदाहरण है। साथ ही हमारे दक्षिण में हिंद महासागर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। साथ में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ पूरा ये पार्ट हमारा दक्षिण एशिया का माना जाता है। और ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है, ये रीजन है इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं की। विभिन्नता मतलब अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ और साउथ के लोगों की, तो हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे अंदर अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इसका कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति को माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक कारण है जिसकी वजह से हमारा जो दक्षिण एशिया का भाग है वो एक विशिष्ट कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, सेम राजनीति में क्या है, सभी देशों द्वारा हमारे जो क्षेत्र है उसमें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, सभी देशों के अंदर लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग पाए जाते हैं। सभी लोग लोकतंत्र से अपने देश के शासन को चलते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जिनमें आज़ादी के बाद से लोकतंत्र अभी तक कायम है। भारत और श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र जब से स्थापित हुआ, जब से नॉर्मल सामान्य अवस्था में चला आ रहा है। वहीं अगर हम बाकी देशों की बात करें, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों में मिला जुला शासन है। मिला जुला शासन मतलब कभी सेना वहाँ पे शासन करती है तो कभी वहाँ लोकतंत्र की सरकार चल रही होती है, तो दोनों में मिलजुल करके काम चल रहा होता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1991 के बाद में लोकतंत्र स्थापित हो गया, परंतु अभी भी पाकिस्तान के अंदर परमानेंट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। हमारा स्थायी रूप से लोकतंत्र अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। नेपाल में भी 2006 में संवैधानिक राजतंत्र को ख़त्म किया गया और फिर लोकतंत्र को लाया गया। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या फिर भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर किस तरीके से शासन चलता है, किस तरीके से शासन चलाया जाता है। जैसे नेपाल के अंदर शुरुआत से राजतंत्र रहा था, लेकिन अब वहाँ पे लोकतंत्र को माना जाता है। तो उसकी
बदलाव की कहानी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान का। हम इस वीडियो के अंदर मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे। बाकी अदर वीडियोस में हम अदर स्टेट्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में भारत के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट इंडिया के ऊपर ही है। हम पूरा डिस्कस करेंगे और पूरी बुक के अंदर इंडिया को ही पढ़ रहे होंगे, तो इस छोटे से पार्ट में इंडिया को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के अंदर ही इंडिया का कोई पार्ट नहीं दे रखा है। इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पाकिस्तान का। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है जिसमें पाकिस्तान को जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसने आर्मी ड्रेस पहनी हुई है और एक व्यक्ति जिसने सूट पहन रखा है जो कि लोकतंत्र को दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को चलाने में दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहा है, सैनिक शासन का और लोकतंत्र का। तो जैसे ही पाकिस्तान आज़ादी के बाद आगे अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ा, तो सबसे पहला जो नेतृत्व भारत पाकिस्तान में आया उसका नेतृत्व सबसे पहले ही सैनिक शासन का था। जनरल आयूब खान ने पाकिस्तान की सत्ता को चलाना शुरू किया, लेकिन जनता की नाराज़गी के कारण उनको कुछ समय बाद अपने पद को छोड़ना पड़ा। जनरल याह्या खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया, लेकिन जो याह्या खान थे ये भी जनरल थे, तो सैनिक शासन भी वापस आया, कोई लोकतंत्र वहाँ पे दोबारा वापस नहीं आया था। जब याह्या खान आए तो उस समय बांग्लादेश को लेकर के अनेक विपदाएं हुई। अनेक विपदाएं मतलब हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको बांग्लादेश की कोई भी हिस्ट्री नहीं पता है तो आप पूरा समझ जाएंगे कि बांग्लादेश का क्या इतिहास रहा है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया गया, ठीक है। इस समस्या से जनता जो हुई, वहाँ की जो लोग थे अपनी सरकार से, सैनिक शासन से नाखुश हुए और उन्होंने याह्या खान को पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पहली बार लोकतांत्रिक शासन कायम हुआ और लोकतंत्र की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1977 में सरकार वापस चली गई। जियाउल हक ने सरकार को गिरा दिया, तख्ता पलट कर दिया, और जियाउल हक भी एक जनरल थे, ये भी एक सैनिक शासन का ही दोबारा दौर लेकर के वापस आए। 1982 में लोगों द्वारा पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करने शुरू कर दिए। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमें लोकतंत्र की सरकार चाहिए, ना कि एक सैनिक शासन, जिसमें आगे चल के 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने नेतृत्व कायम किया और एक लोकतांत्रिक सरकार को फिर से स्थापित किया। लोग एक लोकतंत्र के शासन में फिर से आ गए, लेकिन ये फिर वही कहानी रिपीट होने लगी। ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1999 में फिर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता पे कब्जा कर लिया और उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। और ये पूरी कंडीशन पाकिस्तान में डे बाय डे उस समय चल रही थी। कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी फिर सैनिक शासन, कभी फिर लोकतंत्र। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पे लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं हो पाया। जैसे हमने इसमें देखा, एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। पहले आयूब खान आए जिन्होंने शासन चलाया, सैनिक शासन, फिर उनको तख्ता पलट करके जनरल याह्या खान ने अपना पद लिया, उन्होंने सैनिक शासन चलाया। 1971 में उनको भारत से युद्ध करने के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो नाम का जो वहाँ के नेता थे वो आए और उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करी। लेकिन ये शासन में बहुत दिन तक नहीं चला। वहाँ पे जियाउल हक आए और उन्होंने 1971 में चल रही सरकार को 1977 में हटा करके फिर से सैनिक शासन को लगा दिया। 82 में लोगों ने विद्रोह किया। आगे चल के 88 में फिर से एक लोकतांत्रिक शासन आया, लेकिन उसको 1999 में फिर से हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी लोकतंत्र का शासन पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन उसमें अनेकों समस्याएं अभी जारी हैं और अंदाजा अभी ये लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से सैनिक शासन आ जाएगा। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बनी रहती है। अब हमें क्या समझना है कि हमने जो पढ़ा अभी, ये पाकिस्तान में
लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो सका? अगर भारत के अंदर लोकतंत्र शुरुआत से कायम है तो पाकिस्तान में ऐसी क्या कमियां हैं या फिर ऐसा क्या समस्या है जिसकी वजह से वहाँ पे लोकतंत्र परमानेंट नहीं हो पा रहा है, लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा है? तो कुछ पॉइंट है जिनको हमें समझना है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, वहाँ की जो सेना है वो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को एक बक्से में बंद किए हुए है और चाबी अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा साफ है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम ना होने के कारणों में सेना का बहुत बड़ा हाथ है। और भी कुछ लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में धर्म गुरु जो कि मौलवी वगैरह होते हैं, सेना जो कि हम देख ही रहे हैं, और भूस्वामी अभिजन मतलब तुम्हारे जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो होता है इलाइट पावर जो होती है एक देश की, एक पैसे वाला जो पूंजीपति वर्ग होता है, ठीक है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा है वहाँ पे सेना पे। धर्म गुरु जो तुम्हारे मौलवी वगैरह होते हैं वो लोग धर्म को बहुत मानते हैं, और भूस्वामी जो कि इलाइट लोग होते हैं, एलीट लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोकतंत्र को परमानेंट होने नहीं देते। दूसरी बात, भारत के नाम से पाकिस्तान के लोगों को डराया जाता है, भारत के नाम का फ़ायदा उठा करके कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। सेना इस बात की दलील दे करके बार बार सत्ता हटाने की कोशिश करती है और सत्ता को अपने हाथ में ले भी लेती है, ठीक है। ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन भी किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश में शासन ही सेना का चले, लोकतंत्र का ना चले। ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय पावर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, जैसे तुम्हारा अमेरिका वगैरह, चाइना वगैरह, ये सब नहीं चाहते कि पाकिस्तान एस्टैब्लिश कंट्री बने, क्योंकि वो पाकिस्तान को शुरुआती समय से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया कि वहाँ पे कभी भी जो लोकतंत्र है वो आगे बढ़ सके। उन्होंने पाकिस्तान को अपने बेनिफिट के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हम तालिबान को लेकर समझ सकते हैं। अब तालिबान अगर समझ में नहीं आता, हम आगे इसको कवर करते हुए पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से तालिबान का बहाना लेकर के पाकिस्तान के लोगों को दबाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा। और एक सबसे जो मेन कारण मेरे को भी लगता है और वास्तविकता में सिद्ध भी है कि जो पाकिस्तान के नेता हैं, अगर उन्हें लोकतंत्र का शासन मिल भी जाता है तो वो टिक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेता भी क्या हैं? भ्रष्ट हैं। वहाँ पर भ्रष्टाचार अत्यधिक पाया जाता है, ठीक है। वहाँ के नेता ज़्यादातर अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए। वो कर्जा लेते हैं दुनिया भर से और उस कर्जे को देश के डेवलपमेंट की जगह अपने ऐशो आराम में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक को एक तरीके से गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लोगों को धर्म के नाम पर, पाकिस्तान को भारत से लड़वाने के नाम पर बहका करके वो लोग डेवलपमेंट को ना करने के अनेकों बहाने लेकर के चलते हैं। तो ये सब वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वो परमानेंट नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी पार्ट में अब आता है हमारा अगला टॉपिक, बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर बांग्लादेश का इतिहास आप नहीं जानते तो अब हम इस पार्ट में जानेंगे। तो समझिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय में व्यवस्था ऐसी थी कि पाकिस्तान को हमें अलग करना था, क्योंकि जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बदौलत हमसे पाकिस्तान को मांग लिया था। पाकिस्तान को भारत से विभाजित करते समय ये पाया गया कि जो मुस्लिम लोगों की जो आबादी है, जो मुसलमान लोगों की आबादी है, वो दो क्षेत्र में ज़्यादा है। एक तो भारत के पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। अब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो आज तक नहीं है कि हम ज़मीन को तोड़ करके वहाँ पे मिला सकें। तो करा क्या गया, पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान बनाए गए थे उस समय दो पाकिस्तान बनाए गए। एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, पश्चिम मतलब भारत जो वास्तविकता में भी आप पाकिस्तान देखते हो वो पश्चिमी पाकिस्तान था। और जहाँ पे आज की डेट में जो भारत की कुछ इस जगह की लोकेशन में जो बांग्लादेश है, वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बनाया गया। लेकिन समस्या क्या आई, उसके बाद में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे जोर दिखाना शुरू किया, जिसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो यही हम इसमें पढ़ने वाले थे। जब भारत की आज़ादी के बाद
दो क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान को बनाया गया। इसमें एक क्षेत्र पूर्व का था और एक क्षेत्र पश्चिम का था। 1971 में जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान से बदल के बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, मुख्य समस्या क्या थी जिसकी वजह से पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश बना दिया गया? ऐसी क्या समस्याएं रहीं, उस चीज़ को हमें समझना है। तो हुआ क्या, जो हमारी ज्योग्राफी है, जो बंगाल की ज्योग्राफी है, क्योंकि बांग्लादेश जो बना है, जो पूर्वी पाकिस्तान पहले बना था, उसको बंगाल से तोड़ के बनाया गया था। बंगाल के लोग बंगाली भाषा के आदी थे, बंगाली भाषा को बोलते थे, उनकी संस्कृति वही थी। लेकिन पाकिस्तान के लोग उन पे उर्दू भाषा छेपना चाहते थे। पाकिस्तान की जो सरकार थी वो चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में एक ही भाषा को ज़्यादा प्रेम दिया जाए, वो थी उर्दू। तो बांग्लादेश के लोग, जो कि पहले पूरे पाकिस्तान के लोग हुआ करते थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती उनको उर्दू भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया, जिसका विरोध वहाँ की जनता ने करना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया तो पाकिस्तान के लोगों ने उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक करने से प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई, जो जनता थी उसने विद्रोह कर दिया पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, और लोगों ने वहाँ की सरकार की बात को मानने से इनकार कर दिया। वहाँ के जो विद्रोह था, उसमें जो आंदोलन था, उसका जो नेतृत्व किया वो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा किया गया। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, हम अभी अच्छे से समझेंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा, वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया और अपनी एक पार्टी के द्वारा चुनाव में हिस्सा लिया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पश्चिमी पाकिस्तान की सारी सीटें जीती, और पश्चिमी पाकिस्तान की सारी सीटें जीतने का मतलब था कि अब मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री के पद के लिए जाने को तैयार थे। परंतु ऐसा वहाँ की सरकार को मंजूर नहीं था। वहाँ की सरकार ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। कहाँ की सरकार ने? पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने। उन्होंने मना कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान को शपथ नहीं लेने दी, उनको अपने पद पर बैठने नहीं दिया, और उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया गया। अब इतना होने के बाद में पूर्वी पाकिस्तान में जो आवामी लीग के लोग थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया अपने नेता के बचाने के लिए, जिसके कारण याहिया खान कौन, अभी हम पढ़ के आए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और एक जनरल थे। ठीक है, तो जनरल याहिया खान ने क्या करा, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान में है, वहाँ पे अपनी सेना को भेज दिया और आंदोलनकारियों को, जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इतना सब कुछ हो गया तो जब बांग्लादेश में अटैक होने शुरू हुए तो बांग्लादेश के लोग भाग करके भारत में शरण लेने आने लगे। भारत में जब लोग भाग के आने लगे तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का फैसला किया। भारत ने उनको आर्थिक व सैन्य सहायता प्रदान की, उनको सेना की सहायता और पैसों की सहायता दी। किसने? भारत ने। अब जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे में दखल दी तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इसको अपने खिलाफ माना और पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया 1971 में। लेकिन ये युद्ध जो स्टार्ट हुआ, ये युद्ध वो हार गए। 1971 का युद्ध पाकिस्तान भारत से हार गया, और नतीजा क्या हुआ, उस समय बांग्लादेश को एक नया देश बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान को बदल करके, पाकिस्तान से अलग करके भारत ने बांग्लादेश की एक संज्ञा दी, बांग्लादेश बना दिया, एक नया देश बना दिया, एक नया राष्ट्र बना दिया 1971 में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये उस समय की पिक्चर है जब पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था और 93,000 सैनिक उस समय हाथ खड़े कर दिए थे भारत की सेना के सामने। और ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी सेना ने कभी आत्मसमर्पण किया हो। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी है तो बॉर्डर मूवी भी इस समय की ही व्याख्या करती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने हराया था। बॉर्डर मूवी
उसी समय की कहानी को दर्शाती है। फिर जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद भी कुछ कहानियां घटी। हुआ क्या, सॉरी, शेख मुजीबुर रहमान का जो शासनकाल है वो शुरू हुआ। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से बाहर आए, उन्होंने अपने देश की स्थापना करी, देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया और लोकतांत्रिक समाजवादी देश की घोषणा करी। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक क्या होता है, समाजवादी देश क्या होता है, ये सब आप लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा तो नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। उन्होंने अपना संविधान बनाया और सरकार में आ गए। लेकिन समस्या शुरू हुई 1975 में। शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन कर दिया और संसदीय प्रणाली की जगह आदेशात्मक प्रणाली को अपना लिया। उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी अवामी लीग को छोड़ करके सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। अब इससे लोग और सेना दोनों ही बगावत पर आ गए। तनाव बढ़ा और सेना ने बगावत करी। शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए और शेख मुजीबुर रहमान 15 अगस्त के दिन मारे गए थे। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जानना है तो आप याद कर सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 में मार दिया गया। किसके द्वारा? सेना के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है। अब शेख मुजीबुर रहमान तो नहीं रहे और उनके बाद में भी शासन कायम रहा। जियाउर रहमान नाम के एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में एक बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की। अब ये जियाउर रहमान जो है कोई मुजीबुर रहमान के कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, बस नाम थोड़ा सिमिलर है। लेकिन जियाउर रहमान की भी बाद में हत्या कर दी गई 1981 में। बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 1981 में इनको ख़त्म कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। उसके बाद में एक HM इरशाद नाम के सैनिक ने सेना का शासन बांग्लादेश में शुरू किया और वहाँ पे सैनिक शासन कायम हुआ। कुछ समय बाद शासन का विरोध किया गया और 1919 में सैन्य शासन को बांग्लादेश में ख़त्म करवाया गया। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई और 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। अच्छा, ये 1991 में लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसको मैंने अलग हाईलाइट क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये आपका कई बार पॉलिटिकल साइंस के मैप में आता है कि 1991 में कौन सा देश था जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, अलग से पॉइंट बना करके याद रख लीजिए कि 1991 में बांग्लादेश के अंदर क्या करा गया था? लोकतंत्र स्थापित किया गया था और 1991 से आज तक वहाँ पे लोकतंत्र कायम है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा बांग्लादेश का टॉपिक। आज हमने खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश को थोड़ा बहुत कवर किया है। अगले टॉपिक में हम नेपाल और श्रीलंका को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे बाकी देशों के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेटस है, जो उनकी आज का पॉलिटिकल स्टेटस है, वो कैसे बना और कैसे कायम। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।